माफ़ कीजिएगा, जून 6 और 1 बजे हैं ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक फ्राइडे। और आज बहुत सारी अहम खबरें हैं। मैं बातचीत का आगाज़ करता हूँ एक स्टेटमेंट से जो टैग टीवी की तरफ से हम करते हैं कनाडा भारत के अच्छे रिश्तों के हवाले से। वो है वेलकम टू प्राइम मिनिस्टर मोदी टू कनाडा, क्योंकि आज उन्होंने ट्वीट की है कि प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने उनको दावत दी है G7 जो मिड जून में होने जा रहा है, उस समिट में शिरकत की। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है। और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कनाडा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिश्ते कनाडा और भारत के ऑलमोस्ट 3-4 सालों से और ख़ास तौर पर 2 सालों से बहुत ही लोएस्ट लेवल पे थे, जब से फॉर्मर प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके भारत पे इल्ज़ाम लगाया था कि एक इंडो कैनेडियन शहरी को मारा था भारत ने। ये उनका इल्ज़ाम था। उन्होंने कहा था मेरे पास इस एलिगेशंस के क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, मगर वो आज तक हम कैनेडियंस को नहीं मिल सके। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के जाने से यानी जब उन्होंने स्टेप डाउन किया, उनके स्टेप डाउन करने से पहले कनाडा के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ऐसे कोई लिंक्स भारत के कैनेडियन या इंडो कैनेडियन शहरी के कत्ल में नहीं मिले। ये कनाडा की एक रिपोर्ट थी। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने ट्रूडो के स्टेप डाउन करने के बाद इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ओथ लिया और फिर उसके बाद वो अब इलेक्शन जीत के, अपनी सीट जीत के 28 अप्रैल 2025 को बाकायदा प्राइम मिनिस्टर बने, ऑफिशियली दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। और उन्होंने भारत के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू की। जो काम ट्रूडो ने ख़राब किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ और भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब करने में, अपने वोट बैंक की वजह से, अपनी हमाकतों की वजह से, वो लगता है कि अब रीसेट की तरफ जा रहा है। वही लिबरल पार्टी है जो ट्रूडो के ज़माने में इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ हुई, और वही लिबरल पार्टी है जो अब ट्रूडो के स्टेप डाउन करने के बाद दोबारा से री इलेक्ट हुई है, चौथी बार री इलेक्ट हुई है। मगर एक शख्स का चेहरा बदल जाने से, यानी प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बदल जाने से मामलात रीसेट की तरफ जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि कनाडा को बहुत सारे चैलेंजेस इस वक्त अमेरिका से फेस करना पड़ रहे हैं। टैरिफ्स की सूरत में, 51st स्टेट के मंत्रा की सूरत में, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है वो हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, नॉट जस्ट फॉर कैनेडियंस, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, पूरी दुनिया के लिए ही सिर्फ नहीं, खुद अमेरिकन्स के लिए, वो अमेरिका को और पूरी दुनिया को क्या कॉस्ट उसकी भुगतना पड़ेगी आने वाले सालों में, महीनों में, वो तो एक अलग डिबेट है। हम उस पर बात करते ही रहते हैं, करते ही रहेंगे। लेकिन इन हालात में कनाडा का दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी यानी भारत के साथ अपने रिलेशनशिप को रीसेट करने की जो शुरुआत है, बहुत वेलकम तरीके से देखी जा रही है। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट पढ़ता हूँ जो उन्होंने चंद घंटे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर दुनिया भर को खबर दी। ट्वीट आप यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे कि ग्लैड टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ऑफ कनाडा।
congratulated him on his recent election victory and thanked him for the invitation to the G7 summit in Helsinki later this month. As vibrant democracies bound by deep people-to-people ties, India and Canada will work together with renewed vigor, guided by mutual respect and shared interests. Look forward to our meeting at this summit. Important ट्वीट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्वीट है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर अभी चंद घंटे पहले पब्लिश हुई है और इस ट्वीट से एक बहुत बड़ा रीसेट होने जा रहा है कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से। आज की लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में ये एक हमारा बहुत ही बड़ा टॉपिक है और आने वाले दिनों में क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कनाडा आ रहे हैं, कनाडा का भारत के साथ जो तजारती रिश्ता है वो बहुत वाइटल है और उसमें बहुत रखने पड़े हुए थे, वो अब रीसेट की तरफ जा रहा है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी खबर है, सिर्फ इंडो कैनेडियंस के लिए नहीं, भारतीयों के लिए नहीं, कैनेडियंस के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ये दोनों देश बहुत उम्दा डेमोक्रेसीज़ हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं और इनका आपस में रीसेट होना इनके रिलेशनशिप्स का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी इस पे टाइम लगेगा, बहुत सारे अभी छोटे छोटे रखने भी आएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यहाँ विज़िट के दौरान जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ G7 के समिट में शिरकत करेंगे। अब G7 के जो देश हैं इंटरेस्टिंगली उसमें जो दुनिया की 3 बड़ी इकॉनमीज़ हैं चाइना और इंडिया वो इसमें शामिल नहीं है। ये दुनिया की 4 बड़ी इकॉनमीज़ में से हैं क्योंकि रिसेंटली भारत चौथी इकॉनमी के तौर पर इमर्ज हुआ है। मैं बार बार तीसरी कह जाता हूँ, तीसरी कहते कहते रुकता हूँ क्योंकि भारत चौथी से तीसरी इकॉनमी बनने की जर्नी पे है और कोई बहुत बड़ा इसमें फासला नहीं है। अभी जर्मनी 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है और जर्मनी जो है उनके चांसलर कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलने वाइट हाउस पहुँचे और जर्मनी के नंबर्स में और भारत के नंबर्स में दोनों 4+ ट्रिलियन में हैं और जर्मनी भी एक बहुत अजीम देश है और बहुत बड़ी इकॉनमी है छोटे साइज़ में होने के बावजूद। चाइना अगर भारत से उसका साइज़ कंपेयर किया जाए तो छोटा देश है मगर वो तीसरी बड़ी इकॉनमी है और भारत शायद चूँकि अपनी ग्रोथ रेट में बहुत आगे जा रहा है तो 1, 2, 3 साल में मैक्सिमम यूँ ही लगता है कि शायद भारत 3rd इकॉनमी बन जाए और इसमें कोई ऐसा ये पहलवानों वाला मुकाबला नहीं है कि जैसे जापान अभी 5th इकॉनमी पे चला गया है तो कोई जापान कोई नीचे नहीं चला गया। छोटी पॉपुलेशन का अजीम देश है लेकिन चूँकि ग्रोथ रेट का ये सारे का सारा मामला है और भारत में तरक्की हो रही है। भारत को बहुत सारे चैलेंजेस हैं बड़ी इकॉनमी बनने के बावजूद, लेकिन भारत उन सब पे ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है और करेगा। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कनाडा आ रहे हैं और कनाडा में उनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मार्क कार्नी का ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। ट्रूडो की पिक्चर हम बार बार दिखा रहे हैं इसलिए कि ट्रूडो ने ये सारे का सारा मामला मैसअप किया था और ट्रूडो के अपने ईगोसेंट्रिक और इडियोटिक मामलात हैं। जैसा कि आप टैग टीवी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ट्रूडो के 10 साल के पूरे टेन्योर के दौरान मैं कभी भी ट्रूडो की पॉलिसियों से एग्री नहीं कर सका। अब ट्रूडो गए हैं, मार्क कार्नी दुनिया भर के साथ अपने रिलेशनशिप रीसेट कर रहे हैं फॉर इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ कैनेडियंस। हम कैनेडियंस के लिए मार्क कार्नी काम कर रहे हैं। तो मैं मार्क कार्नी की जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं रिलेटिवली सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने अगरचे उनको वोट नहीं दिया
मैंने वोट अपनी ही पार्टी को दिया, लेकिन मैं कंजर्वेटिव्स का भी पुराना सपोर्टर रहा हूँ। कंजर्वेटिव को मैंने बिल्कुल वोट नहीं दिया, क्योंकि मिस्टर पियर पोलिवर जो अब अपनी सीट भी हार चुके हैं, अब मांगे तांगे की सीट लेके बाई इलेक्शन लड़ेंगे और आएंगे। कोई मज़ा नहीं है अब उनके लीडर रहने पे या इवन पार्लियामेंट में आने पे, जब अपनी ही सीट आप हार गए, अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, जब आप वहाँ 20 सालों से जीत रहे थे और उस वक्त हारे जब आप कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे। शेम की बात है। और पियर पोलिवर अगर प्राइम मिनिस्टर फ़र्ज़ कीजिए बनते, मैं अब बार बार कह रहा हूँ, वो कनाडा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होना था, ना कनाडा इंडिया के रिलेशनशिप में अच्छा होना था। एक बुज़दिल शख्स हैं जिनमें करज नहीं है। मार्क कार्नी ने आज फिर साबित कर दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके कि वो कैनेडियंस की इकॉनमी को, ये छोटे छोटे जो पॉलिटिकल घटिया इश्यूज़ हैं जो ट्रूडो ने क्रिएट किए थे, उन सब इश्यूज़ को वो अब ओवरकम कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ओवरकम कर रहे हैं। इवन अमेरिकन के साथ उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री चल रही है मार्क कार्नी की। ये अलग बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एज़ यूजुअल अपना जो अनप्रेडिक्टेबल एटीट्यूड है वो दिखाते रहते हैं, सुबह शाम दिखाते रहते हैं, मगर ट्रूडो जिस तरह भारत को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर सका, इसी तरह अमेरिका को भी हैंडल नहीं कर सका। मार्क कार्नी प्रेसिडेंट ट्रंप को साफ कहते हैं कि तुम्हारा नैरेटिव जो चाहे रहे, वी आर नॉट फॉर सेल, और हम अपनी इकॉनमी को अब रीसेट करेंगे दुनिया भर के साथ तजारत करके। और अब दुनिया भर के साथ वो रिलेशनशिप जो बहुत अहम देशों के साथ अपसेट थे, एक तो भारत और मिडल ईस्ट के देश, उन सब के साथ रीसेट कर रहे हैं। चाइना के साथ भी वो जितनी ज़रूरत है वो रीसेट करेंगे, मगर चाइना के साथ सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस कनाडा को भी हैं और अमेरिका को भी हैं। तो अमेरिका के साथ भले से प्रेसिडेंट ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से जैसे भी रिलेशनशिप हों, लेकिन मार्क कार्नी अमेरिका के साथ इकोनॉमिक लेवल पे, स्ट्रेटजिक लेवल पे और सिक्योरिटी के लेवल पे मैक्सिमम कोऑपरेट कर रहे हैं, मैक्सिमम अपनी तरफ से जो है बेहतरीन रीसेट करने की पॉलिसी जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी अब हमने चंद महीनों में अक्रॉस द बोर्ड देख ली। एक और आज का अहम मुद्दा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दो मुद्दे वो भी मैं थोड़े से टच करता हूँ। क्वेश्चन हमें बहुत आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम एड्रेस करें। बहुत अहम मुद्दा एलॉन मस्क और प्रेसिडेंट ट्रंप का फ्यूट, झगड़ा, खौफनाक झगड़ा शुरू हुआ जो 2 रोज़ से चल रहा था। आज कोई थोड़ा सा सेटल होता नज़र आ रहा है। आज यानी 6 जून को अभी अभी खबरें आई हैं कि शायद इन दोनों की कोई बातचीत भी हो, मस्क और ट्रंप की, और इस बातचीत में जो इनके आपस में इख्तलाफात हैं वो भी सेटल हों। मगर कल यानी 5 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुलाकात करते हुए चांसलर फ्रेडरिक, जो जर्मनी के चांसलर हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए जब प्रेस रिपोर्टर्स के क्वेश्चंस लिए ओवल ऑफिस में, तो उन्होंने ट्रंप पे उन्होंने एक्चुअली एलॉन मस्क पे क्वेश्चन के हवाले से बहुत सख्त बातें की। क्योंकि इससे पहले आई हैव टू बी फेयर, मस्क ने भी एक बहुत सख्त ट्वीट दी थी जो गालबन 4 जून की ट्वीट थी, जिसमें उन्होंने डिसगस्टिंग करार दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप का जो नया बिग ब्यूटीफुल बिल है, BBB, उस बिल को इस नाम से बताया जाता है। हालांकि कुछ दिन पहले, जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पे देखा, एलॉन मस्क और ट्रंप मिले भी थे। एलॉन मस्क को सियासत में डायरेक्ट आने का बहुत नुकसान हुआ, बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन बहरहाल आज 6 जून को इनके भी रिलेशनशिप 2 दिन के जो बुरे तल्लुकात थे उसके बाद रीसेट होने के पाथ पे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया था अपने एक्स अकाउंट पे कि क्या एक तीसरी पार्टी नहीं बननी चाहिए, तो वो तीसरी पार्टी क्या मस्क बनाएंगे। अमेरिका में हमेशा से 2 ही स्ट्रॉन्ग पार्टियां रही हैं,
वैसे तो नाम को दिखावे को कई पार्टियां वहाँ पे बनी हुई हैं, लेकिन वो कभी भी अपना इन रोड नहीं बना सकी। तो अब एलॉन मस्क ने जब तीसरी पार्टी के बनाने का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि जो मिडल में हैं अमेरिकन, उनको एक तीसरी पार्टी चाहिए। तो अब मैंने भी एलॉन मस्क की ट्वीट पे जाके लिखा था कि मस्क साहब, आप भी तो मिडल में नहीं रहते, आप भी तो कुछ कुछ इनप्रडिक्टेबल हैं। तो वो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है एलॉन मस्क की, वो भी हम सब जानते हैं। लेकिन एलॉन मस्क का जो टैलेंट है बिज़नेस की दुनिया में, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, जो उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने भी एक नई पाथ बिज़नेस की दुनिया में सेट की हुई है। और बहरहाल जो बड़ा खौफनाक फ्यूड बना था दो बड़े लोगों का, अब वो किस तरफ जाता है। आने वाले दिनों में एलॉन मस्क की अचीवमेंट पे और उनके इश्यूज़ पे भी मैं स्पेशल व्लॉग करूँगा, और कनाडा और भारत के जो तल्लुकात हैं उनके रीसेट पे भी व्लॉग होगा। और आने वाले दिनों में ये एक ऐसा टॉपिक है, टैग टीवी पे बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि यहाँ पे इंडो कैनेडियंस आर रेडी टू वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब अभी तक की इतलात के मुताबिक शायद वो कोई कम्युनिटी इवेंट में शिरकत नहीं करेंगे, अभी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ G7 में शिरकत करेंगे। हो सकता है हमारे कुछ दोस्त CIF या और कुछ ग्रुप्स, अब मैं अभी उनसे राब्ते में नहीं हूँ, इस शो के बाद उनसे भी रब्ता करूँगा, हो सकता है वो प्लान करें कोई कम्युनिटी इवेंट का अल्बर्टा में, अगर पॉसिबल हुआ। नॉट श्योर एट दिस पॉइंट, बिकॉज ऐसी कोई ख़बर अभी तक हमारे सामने नहीं आई। तो एनी हाउ, तीसरा बड़ा अहम मुद्दा, इस पे मेरी पाकिस्तान की जब भी मैं बात करता हूँ तो हंसी छूट जाती है। पाकिस्तान का एक अपना मैस है। इस वक्त बिलावल भुट्टो ने एक एंटरटेनमेंट हम सब को दी, मीडिया के लोगों को दी, जो उन्होंने जिस तरह की बातें न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में की। अब वाशिंगटन में मिडल ईस्ट फोरम में उन्होंने एक छोटे से ग्रुप से बातचीत करते हुए कहा, आगे आलमोस्ट पाकिस्तानी ही हैं ज़्यादातर इसमें बैठे हुए, और वही जो उन्होंने न्यूयॉर्क में की थी यूनाइटेड नेशन के कमरे में। तो मैंने अभी कल दोबारा व्लॉग मैंने किया था, आप में से बहुत से लोगों ने देखा, कल मैंने दोबारा उसको सुना। तो मैंने लोगों को गिनने की कोशिश की, जर्नलिस्टों को, तो आगे की 2 रोज़ में मेरा ख्याल है को 12 या 13 जर्नलिस्ट थे, और उसमें से 1-2 तुर्की के थे, बाकी कोई अरब न्यूज़ के, अल अरेबिया वगैरह के थे, और पाकिस्तानी 2-3 थे, और पीछे कोई कैमरे वाले लोग थे, और उनका वो बैठा हुआ था एम्बेसी का स्टाफ। तो ये उनका था, लेकिन चूँकि वो सोशल मीडिया पे उनकी स्पीचेज़ आई, हमने उनको बहुत उछाला। अगर हम भी ना उछालते तो यकीन कीजिए इतनी बात भी नहीं होनी थी। मगर वो भी ज़रूरी होता है कि ये आप देख लीजिए, वो यूनाइटेड नेशन के कमरे में जो हुआ था, इस अरब जर्नलिस्ट ने तो उनको बाकायदा लताड़ दिया। अब आप देख लीजिए, इसमें वो पीछे कोई एम्बेसी के लोग बैठे हुए हैं, तो ये सीन है पूरे का पूरा, आगे कोई 10-12 मैक्सिमम लोग हैं। तो ये जिसे कहते हैं गुल खिलाए बिलावल भुट्टो ने। और इंटरेस्टिंग बात ये हुई है इन्हीं दिनों कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस की एंटी टेरर कमेटी का VP यानी वाइस प्रेसिडेंट जो चेयर है वो बना लिया गया है। यानी वो देश जो बाकायदा टेररिज्म में इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान में टेररिज्म, ख़ुद पाकिस्तान के अंदर ये टेररिज्म करते हैं। इनकी रियासत, ऑफ कोर्स जब पाकिस्तान की रियासत की बात होती है तो इनकी आर्मी है, इनकी रियासत टेररिज्म कर रही है इमरान खान की जमात के साथ, बलोचों के साथ, तमाम एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ, और उस देश को बना दिया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इस पे भी हम कुछ बातचीत करेंगे, इस पे अलग से व्लॉग भी आएगा। और फिर भारत के साथ बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जी मुझे बहुत अच्छे तल्लुकात करने हैं, पीस टॉक करना चाहते हैं, दुनिया में साथ बैठाए। साथ साथ हमने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में इस छोकरे की ज़ुबान से जो घटिया लैंग्वेज सुनी है, ये जो एलीट पप्पू है पाकिस्तान का, कोई होप नहीं रहती कि ये आगे पाकिस्तान को चलाएंगे, ये वाले यंग जनरेशन के लोग। इसका नाना भी इसी तरह की घटिया बातें किया करता था, इस्लामिक बम बनाया, ये किया वो किया, और तो अब ये भी वही उसी रास्ते पे है जो आर्मी इसको फीड करती है। तो इस सारी सिचुएशन में
जो है पाकिस्तान की जब भी बात होती है तो एक एम्यूज़मेंट है और एक डिसगस्टिंग एटीट्यूड है पाकिस्तान की रियासत का और पाकिस्तान के इन सुपरफिशियल और हॉलो एंड शैलो पॉलिटिशियंस का। ये हैं आज की हमारी टॉक में जो आज का हम न्यूज़ एनालिसिस आपके साथ कर रहे हैं, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। एक ख़ास बातें सिर्फ हिंट में देता हूँ, इसकी तफसील में हम नहीं जा सकते। जो कुछ इज़राइल और गज़ा में हो रहा है वो तो आप जानते ही हैं, बहुत बड़ा वहाँ पे इशू चल रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है और इज़राइल का बचे खुचे हमास के लीडरों को पकड़ने और मारने का दावा भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं वहाँ पे। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त दुनिया में वो पहले यूक्रेन की तरफ से मिसाइल और ड्रोन्स के हमले हुए, रूसी बम्बार्डमेंट जहाज़ों के एक बहुत बड़े अड्डे पर, और फिर अब रूस के बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं। बीच बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप बातें भी कर रहे हैं दोनों लीडरों से, यूक्रेन और रूस के, मगर मामलात रीसेट नहीं हो पा रहे। तो सिचुएशंस बड़ी अजीबोगरीब हैं वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनली, और अब पता नहीं ये मामलात किस तरफ को जाएंगे। हम इसके बारे में भी आने वाले दिनों में आपको अपडेट रखेंगे और ये इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं जो मैंने अभी आप तो इम्पॉर्टेंट ख़बरें पहुंचाई, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो आज के 6 जून के इम्पॉर्टेंट मामलात हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कनाडा आने का ऐलान, प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की तरफ से उनको दावत, एलन मस्क और ट्रंप का आपस में शदीद झगड़ा जो अब हो सकता है डस्ट बैठ जाए, सेटल होता नज़र आ रहा है। अभी मैंने ट्विटर अकाउंट एलन मस्क का चेक किया, काफ़ी साइलेंट है, कोई 20-22 घंटों से कोई ट्वीट उनकी नहीं आ रही। लगता है कि रीसेट की तरफ जाएगा। बहरहाल एक बहुत इंटरेस्टिंग वो भी है मामला। और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो के शगुफ़े ये भी आज के हमारे इस इंटरैक्टिव लाइव डिस्कशन की टॉक का हिस्सा है। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान को वाइस वीपी जो एंटी टेरर चेयर है यूएनओ की, उसका चुन लिया गया। ये भी एक एम्यूज़मेंट की बात है। क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन लेना शुरू करूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ अगर आप इन्हीं दोनों चैनल्स पे डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो तो कंट्रीब्यूट भी कीजिए, और हमारे वीडियो लाइक, शेयर और आगे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैलाइए। और आपकी सपोर्ट, हर एतबार से आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मानी रखती है। बातचीत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइव इंटरेक्टिव डिस्कशन में मैं आपके साथ कर रहा हूँ। क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं, मैं अब चाहता हूँ कि तुरंत क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूँ। लुबना सईद साहिबा का टोरंटो से क्वेश्चन है, हमारी रेगुलर वॉचर हैं और व्यू कर रही हैं, हमारे शोज़ को सुन रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं रेगुलरली। हाउ इस्लामिस्ट एंड खालिस्तानीज रिएक्ट टू पीएम मोदीज विजिट टू कनाडा। अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है लुबना साहिबा, और यहाँ पे मैं अभी जब ड्राइव करते हुए आ रहा था अपने स्टूडियो, तो मेरे घर से स्टूडियो की ड्राइव 45-50 मिनट की है, तो उसमें रेडियो पे जो खालिस्तानी लिंक्ड ग्रुप्स हैं उनकी प्रेस रिलीज़ चल रही थी। तो मैं सोच रहा था कि हमारे कैनेडियन रेडियो, मेन स्ट्रीम रेडियो की मैं बात कर रहा हूँ, टेलीविज़न आमतौर पर प्रेस रिलीज़ पेश नहीं करती, चलाया नहीं करती। तो इससे ये अंदाज़ा है कि कैनेडियन सिस्टम में खालिस्तानी लिंक्ड जो ग्रुप्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं। अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के हवाले से हमारे किसी इंडो कैनेडियन ग्रुप का कोई प्रेस नोट नहीं चला, वो भी शायद चल जाएगा। लेकिन हमारे इंडो कैनेडियन ग्रुप्स एज़ कम्पेयर टू इस्लामिस्ट और खालिस्तानी ग्रुप्स के मुकाबले में बहुत इनफेक्टिव हैं। फ्रैंकली मैं ये कहूँगा, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, ये रियलिटी है। तो उनकी तरफ से काफ़ी शोर मचेगा।
और मार्क कार्नी मेरा ख्याल उस शोर की परवाह नहीं करेंगे और ट्रूडो की जो घटिया पॉलिसियाँ थी उनको ख़त्म करते हुए वो अब रीसेट की तरफ जाएंगे। और बहरहाल ये एक रिएक्शन तो आएगा और वो रिएक्शन खालिस्तानी एलिमेंट्स की तरफ से, इस्लामिस्ट एलिमेंट्स की तरफ से एक्सपेक्टेड है। तो उस रिएक्शन को हमारे इंडो कैनेडियंस कैसे काउंटर करते हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट कैसे काउंटर करती है, ये भी हम देखेंगे। और आने वाले दिनों में ये हमारे व्लॉग्स का, हमारे टॉक शोज़ का, लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशंस का बहुत बड़ा सब्जेक्ट होगा। जी, क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं। मीमान का है, वाई दिस इन्विटेशन इज़ सो लेट फ्रॉम कैनेडा साइड। ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है, चूँकि पहले तो पाकिस्तानी प्रेस यही कह रहा था कि जी और भट्टो ने भी, ये बिलावल भट्टो ने भी न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, दोनों जगहों जिक्र किया कि देखिए जी जो इंडिया की जो टेररिज्म है वो तो कनाडा में फैली हुई है और अमेरिका में और पूरी दुनिया में फैली हुई है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ जो कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट ना अभी तक कनाडा में साबित हुई है और ना अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट अमेरिका में साबित हुई है। और अमेरिका में तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो बाइडन से भी मुसलसल मिल रहे थे। जो बाइडन के ऑफिस से हटने से पहले, यानी इलेक्शन नवंबर में हुआ है, गालबन सितंबर में लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे। बहुत अच्छी मीटिंग जो बाइडन से हुई और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तुरंत दौरा किया था प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑफिस संभालने के बाद और बड़ी अच्छी बातें भी हो रही हैं। अगरचे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जर्मनी के चांसलर के साथ उनके विज़िट पे, तो उन्होंने फिर वही नैरेटिव उठाया पाकिस्तान और इंडिया का भी, उन्होंने खुद से ही उन्होंने नैरेटिव उठाया। क्वेश्चन भी नहीं था, वो पीस टॉक की बात हो रही थी यूक्रेन और रशिया की, तो उन्होंने कहा देखिए वो भी हो रही है, पता नहीं बड़े मसले भी हैं, 2 बच्चे हैं, यूक्रेन और रूस आपस में लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ अच्छा फिर लड़ लो जितना लड़ना है। फिर उस पर उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान की मैंने सुलह करवाई और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी इंडिया के जो लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी वो बहुत ही बढ़िया इंसान है। फिर उन्होंने ये भी कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि जी ये जो पाकिस्तान के की लीडरशिप है वो भी बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि उनको बहुत बढ़िया कहने पे मुझे बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं मैं कोई परवाह नहीं करता, मैं दोनों को हाइफेनेट करूंगा, दोनों ही बढ़िया हैं। तो खैर प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने जो क्रिप्टो करेंसी के मसाइल हैं और जो उनके सर्कल्स में लॉबी हो रही है पाकिस्तानियों की, तो वो उससे कन्विंस हैं। तो ठीक है, देखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कब तक कन्विंस रहते हैं। उनको कुछ पता तो होता नहीं। उनका इंतहाई करीबी यार हम सब ने देखा एलॉन मस्क, वो कैसे उसके साथ उनका फटा हुआ। 1 सेकंड लगाते हैं ट्रंप अपना नैरेटिव बदलने में। तो खैर ये तो चलता रहता है पॉलिटिक्स में। एनी हाउ ट्रंप के ज़माने में ज़्यादा चल रहा है। तो आपका जो बेसिक क्वेश्चन है लेट क्यों है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। तो इन हालात में प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के लिए बड़ा ही ये मुश्किल था जो नैरेटिव ट्रूडो ने, घटिया नैरेटिव ट्रूडो ने सेट किया था इंडिया के ख़िलाफ़ या मोदी के ख़िलाफ़, उसको कैसे वो न्यूट्रलाइज करते हैं। क्योंकि मार्क कार्नी को अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ्स की धमकियां हैं, 51st स्टेट की धमकियां, तो मार्क कार्नी को तो दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ के साथ बिजनेस करना है। तो इसीलिए बैकडोर डिप्लोमेसी की खबरें हमें आ रही थी, वो चल रही थी। तो वो फिर उन्होंने शायद इसको बहुत पहले इसलिए अनाउंस नहीं किया या इनविटेशन नहीं दी। हो सकता है बैकडोर डिप्लोमेसी में बताया हो कि सर आपको बुलाना है, कि रेडियन हुकाम ने कहा हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको बुलाना है, ज़रा हम करीब, जब वक्त करीब आएगा तब करेंगे ऐलान, क्योंकि तब तक अब जैसे 10 दिन हैं, 9-10 दिन हैं बीच में, तो तब तक कम प्रोपेगेंडा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़। यही अगर इनविटेशन लेट्स से महीना पहले दी होती और कंफर्मेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी की आई होती, तो वो 1.5 महीने से चल रहा होता, वो सारे का सारा प्रोटेस्ट नैरेटिव और घटिया नैरेटिव। तो अब वो बिल्कुल करीब आके उन्होंने इनविटेशन दी, करीब आके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐलान भी किया। तो उसका अब ये फ़ायदा होगा कि ये जो घटिया नैरेटिव है, जो अगर चल रहा होता, एक खामखा की फ़ज़ा को वो टेंस भी कर रहा होता और डेंस भी कर रहा होता, तो वो अब 9-10 दिन में ही रहेगा। वैसे भी G7 की
मीटिंग या G20 की मीटिंग जहाँ कहीं भी होती है, प्रोटेस्टर्स लेफ्ट के इधर उधर के इकट्ठे होते ही हैं, और G7 पे तो ख़ास तौर पर इकट्ठे होते हैं। तो उसमें मोदी जी के ख़िलाफ़ ये एक जो ट्रूडो ने घटिया सा सेट किया हुआ है नैरेटिव, तो वो चलता, तो फर्दर एक और इसमें चलता। तो अब वो तैयारियां ज़रा प्रोटेस्टर्स की जो हैं वो शॉकिंग लेवल पे शुरू होंगी। उनके लिए ये एक शॉकिंग वेव है कि भाई ये एकदम से ये क्या हो गया कि PM मोदी भी आ रहे हैं इसमें। तो वो ज़रा उनका शोर शराबा अब उसकी तैयारियों में कुछ वक्त लगेगा और वो इतना भरपूर नहीं होगा। तो ये मुझे स्ट्रेटजी समझ आती है कि उनको लेट जो इनविटेशन मिली है। क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, फास्ट पेस उनको लेते हैं। अभिषेक कुमार जी का है, आर वी नॉट मिसिंग पाक एंटरटेनर शेख रशीद दीज डेज? ऑन सीरियस नोट, हाउ कैन बिलावल प्ले इन हैंड्स ऑफ आर्मी आफ्टर व्हाट दे डिड टू हिज मदर एंड ग्रैंडफादर? दोनों क्वेश्चंस अच्छे हैं। एक तो लाइट नोट में है, देखिए शेख रशीद की जो कमी है वो पाकिस्तान के सारे लोग पूरी कर देते हैं। वो मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि शेख रशीद ही एंटरटेन करने के लिए आपको हो। बिलावल कम एंटरटेन कर रहा है, वो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कम एंटरटेन करता है, ख्वाजा आसिफ जिसका नाम है। सबसे ज़्यादा एंटरटेन तो पाकिस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर करता है, जिस तरह वो नाच नाच के उछल उछल के बातें करता है, 1971 की जंग के बदले की बातें करता है, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बनाने पे जो उसने जश्न मनाए, तो वो कम एंटरटेनमेंट है। पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया पे चले जाइए, आपको एंटरटेनमेंट ही नज़र आएगी। उनकी तरफ से जो सीरियस बातें हैं वो भी असल में एंटरटेनमेंट होती है, ये भी कमाल की एक बात है। तो आपको पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से एंटरटेनमेंट 24/7 मिलेगी, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो मेक श्योर कि पाकिस्तानी आपको अपने सीरियस नैरेटिव से भी और अपनी इडियोटिक बातों से भी एंटरटेन ही करेंगे आपको। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो ये कि ये जो सारे का सारा मामला है अब कैसे आगे चलेगा। मैं एक बार फिर आपके क्वेश्चन को यहाँ पे स्क्रीन पर लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो जो आपके दूसरे क्वेश्चन का पूरा क्रक्स है वो मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार मैं फिर उसको ठीक से पढ़ने की कोशिश करूँ। तो एनी हाउ, अब पाकिस्तानी इस सारे मामले में कैसे आगे बढ़ेंगे, वो मैं आपका दूसरा क्वेश्चन जो है अभिषेक जी, वो मैं थोड़ा सा लूज़ कर गया हूँ अपनी ही बातचीत में। अभी नरेंद्र राजे जी का क्वेश्चन है, तो अगर हमें आपका क्वेश्चन दोबारा मिला जो कि मैं बात करते करते थोड़ा भूल गया, तो मैं फिर उसको अभिषेक जी आपके उस क्वेश्चन को एड्रेस करूँगा। अभी मैं नरेंद्र जी का ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, माई अपॉलॉजीज़। क्या अमेरिका भारत को आगे बढ़ने देगा? मुझे नहीं लगता। किसी भी वेस्टर्न देश को, अफ्रीकन हो या एशियन हो, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो आप शायद बात करना चाह रहे हैं। USA हमेशा उस देश में करते रहते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ करते रहते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि मुझे कम से कम ये एक रियलिटी मुझे माननी पड़ेगी कि जो रोमन हिंदी उर्दू है उसको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन बात समझ आ जाती है मुझे आपकी। देखिए, अमेरिका, आपका बुनियादी क्वेश्चन है कि अमेरिका आगे बढ़ने देगा भारत को। भारतीयों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई आगे बढ़ने देगा तो हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय आगे अपनी मेहनत से, अपनी परफॉर्मेंस से बढ़ रहे हैं। अमेरिका हो, चाइना हो, ये सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, एंड आई डोंट ब्लेम देम। भारत भी अपने इंटरेस्ट के लिए अब काम करता है और उसको और काम करना चाहिए। अपना ही इंटरेस्ट फोकस में रहना चाहिए और भारत वो काम कर रहा है, तो इसकी आपको चिंता नहीं रहनी चाहिए कि कौन आपको रोक रहा है। भाई सारे आपको रोकने की कोशिश करेंगे। भारत की अच्छी बात यह है कि भारत किसी को आगे बढ़ने से रोकने नहीं रोकता, मगर ये जो सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं ये तो रोकती हैं, इनके तो अपने एजेंडे होते हैं। तो वो भारत के पास प्लस पॉइंट ये है कि बिजनेस ओरिएंटेड देश है और भारत जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है। भारत आगे बढ़ेगा। फिर आपने अफ्रीका की बात की, हर जगह पे आपने कहा कि जो वेस्टर्न देश हैं वो अपना कोई ना कोई मैस किए रखते हैं, और ऑफ कोर्स वो तो करते रहेंगे।
अब अफ्रीकन्स को भी आइडिया हो रहा है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया में ये अवेयरनेस बढ़ रही है। तो जो जो आगे बढ़ेगा, चाहे वो छोटा देश हो चाहे वो बड़ा देश हो, वेस्टर्नर्स जितना चाहे अपना डिवाइड करने का जो उनका पूरे का पूरा पुराना स्टाइल है वो बरतते रहें, वहाँ पे मैस करते रहें। दुनिया के देश अपने तौर पर अगर इन सिंसियर हैं अपनी जनता के साथ तो वो आगे बढ़ेंगे। देखिए 100% सिंसियरिटी एक ऐसी विशफुल थिंकिंग होती है, ख्वाब होता है, वो कहीं नहीं होती, वो अमेरिका में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर सिंसियरिटी इस लेवल की हो कि जी हमने आगे बढ़ना है और हमने मेहनत करनी है, और जाहिर है उसमें इश्यूज भी चलते हैं, करप्शन भी देशों के अंदर चलती है, सब कुछ चलता है, आहिस्ता आहिस्ता वो करप्शन भी कम होती है, गुड गवर्नेंस भी आती है। तो भारत को खुद ही आगे बढ़ना है, अफ्रीका को भी खुद ही आगे बढ़ना है, वो तमाम छोटे देश खुद ही आगे बढ़ना। पाकिस्तान की एग्जाम्पल है, पाकिस्तान तो आगे नहीं बढ़ रहा, अपनी हरकतों और माइंडसेट की वजह से नहीं बढ़ रहा। भारत की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान अपना माइंडसेट चेंज करे, उनकी लीडरशिप अपना माइंडसेट चेंज करे, वो भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेश आगे बढ़ता रहा, अब बांग्लादेश ने घटिया रास्ता अपना लिया, तो अब इसमें बांग्लादेश सफ़र करेगा, उनकी जनता सफ़र करेगी। ये है। अगर वो अभिषेक जी का क्वेश्चन मिला हुआ वो भी हम दोबारा से एड्रेस कर लेंगे। हाउ कैन बिलावल प्ले इन हैंड्स ऑफ आर्मी? यस, ये मैं नुक्ता बोल गया था अभिषेक जी, थैंक यू, हमारे शिवम भाई ने उसको ढूंढ के दोबारा पेश कर दिया। ये एक इम्पॉर्टेंट आपने बात की, मेरे जहन से निकल गई थी। बड़ी सीधी सी बात है कि जो ग्रैंडफादर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो आर्मी की मदद से ही आगे आया था, अगर उसकी हिस्ट्री भी देखेंगे। फिर उसने सोचा कि मैं खुद ही डिक्टेटर बन जाऊं, ये बड़ी ख्वाहिश होती है ना। इमरान खान भी आर्मी की मदद से आगे आया, फिर उसने सोचा कि मैं बड़ा डिक्टेटर, आर्मी से बड़ा डिक्टेटर बन जाऊं, तो आर्मी ने कहा नहीं तुम नहीं बन सकते, गेट लॉस्ट। तो खान साहब जेल में बैठे हुए हैं। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में गए थे। तो वो ऐसा नहीं था कि कोई कुछ सिंसियरिटी कर रहा था पाकिस्तान के साथ, वो भी एक करैक्टर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। एक तरफ तो कहता था मैं बड़ा लिबरल हूँ, एमडीओ के ख़िलाफ़ जो है नॉन मुस्लिम उसने डिक्लेरेशन किया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे जो संडे की छुट्टी होती थी उसको बंद करके उसने फ्राइडे की छुट्टी की। इस्लामिक बम की उसने बात की। यानी ये जो पाकिस्तान के बड़े लिबरल से लीडर जो आए हैं पास में, वो भी उतने ही इस्लामिस्ट होते हैं, बल्कि इस्लामिस्टों से ज़्यादा इस्लामिस्ट होते हैं। अब उसका ये ग्रैंड सन देख लीजिए, ये इसको इस्लामोफोबिया, इस्लामिक कार्ड्स खेलता रहता है। वो जो पाकिस्तान जिसने बनाया था इस्लाम के नाम पे, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्नाह, जिसको कायदे आज़म कहते हैं, वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी क्या थी और इस्लाम के नाम पे वो बना रहा था। ख़ुद वो हाईली प्रोग्रेसिव लिबरल आदमी था और वो इस्लामिक देश बनाया उसने, और ये भी उसी ख्वाब में है, उसी रास्ते में। तो ये ऐसी ही कौम है इनफैक्ट। तो इनके बारे में आप ना चिंता करें। तो ये कैसे सीखेगा? अपने नाना के अंजाम से। इसका नाना भी इसी के रास्ते पे था। अब इसकी माँ की आपने बात की, इनकी जो मदर थी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता था और करता हूँ। इनके नाना का मैं कोई फ़ैन नहीं था। इनकी मदर जो थी ना, वो रिलेटिवली क्लियर थॉट की खातून थी। मैं उनको लाहौर में, इस्लामाबाद में दो एक बार मतलब 15-20 लोगों की महफिल में मिला हूँ। 1-on-1 तो खैर मैं कभी भी नहीं मिला। एज ए जर्नलिस्ट 15-20 लोग हैं किसी एलीट क्लब में, तो मुझे भी चांस मिला था। तो मैंने उनकी लैंग्वेज और उनका जो स्टाइल है वो समझने की कोशिश की थी। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो बेहतर थी, लेकिन उनके ऊपर भी आर्मी का रहता था। और ऑफ कोर्स जिस तरह वो मरी हैं, अब ये तो यही कहते हैं ना जी कि वो टेररिज्म का शिकार हुई। वो टेररिस्ट जो थे वो आर्मी के फीड किए हुए थे। तो अब इन्होंने क्या सबक सीखा बिलावल भुट्टो ने? बिलावल भुट्टो ने ये सबक सीखा कि जो कुछ नाना से ब्लंडर हुए कि आर्मी के साथ ऑन बोर्ड भी था और फिर भी मारा गया, और मेरी माँ से जो ब्लंडर हुए कि वो आर्मी के साथ कभी भी ऑन बोर्ड ना हुई इसलिए मारी गई, तो मैं ऑन बोर्ड हूँ। ये सबक सीखा है इसने, इसके अलावा कुछ नहीं सीखा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन का हिस्सा था, इसलिए मैंने दोबारा इसको
एड्रेस करना चाहा। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। विशाल जी का है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन विशाल जी। आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ डिस्पाइट पाकिस्तान डायर कंडीशन इस पब्लिक सीम्स अनइफेक्टेड, हाउ डिड दे बिकम सो डीपली रेडिकलाइज। बड़े अच्छे आपके क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है और रेडिकलाइज वाला आपका कमेंट है, और वो भी क्वेश्चन की सूरत में है कि कैसे वो रेडिकलाइज है इतने बुरे हालात के बावजूद और सब कुछ जानने के बावजूद। वो जानते हैं, समझते नहीं हैं। ये बड़ा फ़र्क होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन तो हो लेकिन आप कन्विंस नहीं हैं, आप समझने को तैयार नहीं हैं। ये है पाकिस्तान का प्रॉब्लम। तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे। अब ये है कि वो कैसे इस सारे मामले से बाहर आ सकते हैं। तो वो इस सारे मामले से मैं नहीं समझता कि बाहर आ सकेंगे और उनको कुछ समझ आ सकेगी, इसका कोई चांस नहीं है। तो इसका मैं जो अगर आपको शॉर्ट सा जवाब दूं तो वो यही है कि पाकिस्तानी समझते नहीं हैं, जानते हैं और वो अपनी हालत को ठीक नहीं कर सकते। इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता आपने भी जोड़ा क्वेश्चन की सूरत में कि वो फिर रिएक्ट क्यों नहीं करते, कोई रेवोल्यूशन क्यों नहीं आता, कोई वो इनकलाब सा क्यों नहीं लाते। इसलिए कि कंफ्यूज नेशन है। इनकलाब लाने के लिए अभी देखिए पाकिस्तान की आर्मी कोई 5 लाख से कुछ ज़्यादा है, 5-6 लाख के करीब है। जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं वो तो उनके सपोर्टर वो कोई ओवर 100 मिलियन है। बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो ओवर 100 मिलियन है। उनके इस वक्त हज़ारों लोग जेलों में बैठे हुए आर्मी ने किए हुए हैं। मगर क्या 100 मिलियन लोग जिनके साथ इतना जुल्म हो रहा है, उनमें से 1 लाख बंदा भी बाहर आ जाए ना। वो इमरान खान ने कई जलसे, कई एहतजाज करने की कोशिश की, 20-30 हज़ार लोग मैक्सिमम आते थे और वो फिर भाग जाते थे, इसलिए कि वो लाठियाँ चलती थी, गोलियाँ चलती थी। अभी लास्ट ईयर 26 नवंबर को तो गोलियाँ चली, बाकायदा फौज ने उनके ऊपर गोलियाँ चलाई हैं। कितना खौफनाक एक्शन हुआ। तो जाहिर है बेचारे जो आम लोग हैं वो क्यों और कैसे मरने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर वो 1 लाख की बजाय किसी वक्त 5 लाख या 1 मिलियन बंदा निकल आया, वो आपका बेसिक क्वेश्चन है वो क्यों नहीं निकलता। कंफ्यूज हैं, उनके पीछे आइडियोलॉजी नहीं है। वो जब निकलना चाहते हैं तो उनको फिर इस्लाम का तड़का देती है फौज मीडिया के ज़रिए कि जी ये जो फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर, वो कहता है कि ये सोशल मीडिया शैतान का घर है। तो वो फिर कुरान की आयतें पढ़ के उनको बताता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल वाकई होगा शैतान का घर। तो ये फिर वो मज़हब का तड़का दे के उनको घरों में बिठा देते हैं, गोली चला के घरों में बिठा देते हैं, बंदूक दिखाते हैं, पकड़ लेते हैं। तो वो जनता, हमने म्यांमार में देखा कि फ़ौजी जनता के ख़िलाफ़ वहाँ की आवाम निकलती है, दुनिया भर में निकलती है, मगर पाकिस्तान में अभी तक नहीं निकली। जुल्फ़िकार अली भट्टो के भी मानने वाले एक ज़माने में बहुत थे, जब उसको फांसी दी थी, हैंग किया था, तो लोग नहीं निकले थे। नवाज शरीफ के साथ इतना कुछ किया आर्मी ने, लोग नहीं निकले। अब इमरान खान के साथ जो इतना बुरा हो रहा है उनकी पार्टी के साथ, लोग निकलने की उन लोगों ने कोशिश की 2-1 बार, तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया आर्मी ने, तो इसलिए भी नहीं निकलते। और फिर बड़ा फैक्टर, लोग कंफ्यूज हैं। ये है मेरा एनालिसिस। जी क्वेश्चंस हमें बहुत आ रहे हैं, मैं फास्ट पेस में कोशिश करता हूँ। वुड डोनाल्ड ट्रंप बी इम्पीच्ड? सेकेंडली, वुड G7 मीट इन कैनेडा रिपेयर रिलेशंस विद इंडिया? सेकंड पार्ट का पहले मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल रिपेयर करेंगे। मार्क कार्नी की तरफ से फ़ोन कॉल जाना, इनविटेशन जाना प्राइम मिनिस्टर मोदी को, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे, मिलेंगे, तो उससे जो बर्फ़ पिघलेगी, सिर्फ बर्फ़ नहीं पिघलेगी, बड़े बेहतर हालात होंगे। रीसेट का एक बटन दबा दिया है प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने। आई रियली थैंक प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि हम कैनेडियंस के जो आगे इकोनॉमिक फ्यूचर्स हैं वो काफ़ी बिग क्वेश्चन में हैं बिकॉज ऑफ ट्रंप। और ट्रंप का जो मामला है
वो अब ये है कि वो भी शायद इसमें आएंगे। अब ट्रंप के ख़िलाफ़ भी अगर वो कनाडा आते हैं G7 में शिरकत के लिए, तो उनके ख़िलाफ़ भी कई तरह के प्रोटेस्ट हैं कि भाई 51st स्टेट क्यों कहा, ये क्यों कहा। वो बिल्कुल जेन्युइन प्रोटेस्ट है। तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ यहाँ पे इस्लामिस्ट और खालिस्तानी प्रोटेस्ट भी करेंगे और अपना विरोध भी करेंगे हर एतबार से। तो काफ़ी मैं समझता हूँ इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, मगर तल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल रिपेयर होंगे। जहाँ तक आपने पूछा कि ट्रंप क्या कुछ उनकी इम्पीचमेंट की आपने बात की, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ट्रंप की मेरे ख्याल में 2 बार इम्पीचमेंट हुई थी उनके पहले दौर में, जब वो फर्स्ट टेन्योर में प्रेसिडेंट थे, 2 टाइम्स। और क्या फ़र्क पड़ा था ट्रंप को, एक बार और हो जाए। अभी ट्रंप के ख़िलाफ़ ट्रंप ने बहुत सारे रेडिकल एक्शंस लिए हुए हैं, गलत भी हैं और कुछ ठीक भी है। वो कोर्ट्स में मुकदमे चल रहे हैं और ये इन्होंने कल मेरा ख्याल है जो थ्रेट किया था मस्क ने, उन्होंने कहा था कि तुम्हें अब सेनेट में 51 जो तुम्हारे पास इस वक्त सपोर्ट है ट्रंप को आउट ऑफ 100 वोट्स में, वो 49 रह जाएगी। बहुत बुरा हाल हो सकता था ट्रंप का। अब ट्रंप ने आज कहा है कि रीसेट करते हैं तल्लुकात को। तो ट्रंप के लिए बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि अपने दोस्तों को आप इस तरह हर वक्त बुरा भला कहते रहेंगे और उनको खुडे लाइन लगाते रहेंगे, ठुड्डे मारते रहेंगे। मैं तो ये कहूँगा कब तक चलेगा। अगर ट्रंप ने आगे रहना है तो ठीक तरीके से रहना होगा। जी हमारे पास हम 7 से 8 क्वेश्चन कोशिश करते हैं फास्ट पेस में दें। प्रशांत राव जी का है, कैन ट्रंप मस्क रिलेशंस रीसेट। जी रीसेट होने की आज ख़बर तो मिली है, हो भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं इन द लॉन्ग रन दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग हैं। स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग एक दूसरे के साथ गेट अलॉन्ग होना उनका बहुत मुश्किल काम है। तो वो रीसेट भी होंगे मगर रीसेट नहीं भी हो सकेंगे, क्योंकि पास में भी मस्क इनके सपोर्टर नहीं थे। कल भी ट्रंप ने कहा है कि जी मस्क तो बुनियादी तौर पर डेमोक्रेट का आदमी था, तो बस वो हमारे साथ आ गया और ये हमारी चकाचौंध देख के वो आ गया। तो ट्रंप भी बस अजीबोगरीब बातें करने वाले आदमी हैं और मस्क भी फिर कम अजीबोगरीब बातें नहीं करते। जब उनका भी जिसे कहते हैं ना हमारे देसी एक्सप्रेशन में मीटर घूमता है, तो दोनों बड़े मीटरी आदमी हैं, यही मैं कहूँगा। रीसेट होने के बावजूद भी इनके मामलात ठीक से रीसेट आई डाउट हो सकेंगे। जी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हम मैक्सिमम को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। हाउ डू यू इवेल्युएट द इंफ्रा डेवलपमेंट्स इन कश्मीर टुडे, व्हाट शुड बी नेक्स्ट स्टेप्स फ्रॉम हेयर आफ्टर स्टार्ट ऑफ ट्रेन लिंक एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन। भाई सल्यूट है प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी सरकार को कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कश्मीर में चल रहे हैं। 5 अगस्त 2019 की एब्रोगेशन आर्टिकल 370-35A के बाद दुनिया ही बदल गई है। अब पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे टेररिज्म होती रहती है। अभी रिसेंटली 22 अप्रैल को पहलगाम की जो टेररिज्म है, हॉरिबल टेररिज्म, उस पर वो ये जो छोकरा है वो क्या अजीबोगरीब बातें कर रहा है अमेरिका में बैठ के। वो कहता है टेररिज्म तो फिर चलती रहती है, टेररिज्म का ये मतलब थोड़ी होता है कि आप हमारे ख़िलाफ़ एक्शन करेंगे, हमारे यहाँ भी टेररिज्म होती है, टेररिज्म पे तो बात होती है, ये तो बस चलती रहती है, साल हर साल चलती रहती है। कहना ये चाह रहा है कि बस हाँ वो तो होती रहेगी हमारी तरफ से। तो अजीबोगरीब इसकी होती हैं बातें इनकी, ना सिर्फ बिलावल की बल्कि पाकिस्तानियों की। लेकिन चलिए, जो आपका बेसिक क्वेश्चन है कि मैं कैसे देखता हूँ, भाई सल्यूट है, इतनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है, इसीलिए कश्मीरियों के दिल जीते जा रहे हैं। सिर्फ दिल ही जीतने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ये नहीं कर रहे, वो इसके साथ साथ वो मतलब भारत की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो उसका हिस्सा उन्होंने रखा हुआ है कश्मीर को, कि भाई अगर हमारे यूपी में इतनी डेवलपमेंट हो सकती है, हर देश में अभी ये जो ट्रेन का भी जो इफ्तिताह हुआ, तो अगर हर जगह हो रही है तो कश्मीर कैसे पीछे रहेगा, बल्कि कश्मीर आगे आगे है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। जी क्वेश्चन और भी आ रहे हैं हमारे पास। आलोक रश्मि दुबे जी का है, व्हाट डू यू थिंक, विल इंडिया कनाडा रिलेशंस इंप्रूव एंड इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद कनाडा पॉसिबल इन कमिंग ईयर्स। बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। मार्क कार्नी एक, अभी तक तो मुझे यही दिख रहा है, अभी तो उनको ऑफिस संभाले लेट से 1 महीना कुछ दिन हुए हैं,
बड़े वो रेडिकल एक्शंस विद इन कनाडा भी ले रहे हैं और आउटसाइड कनाडा भी ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करना और उनके साथ बैक टू डिप्लोमेसी चलाना, ये मार्क कार्नी की वाइब्रेंट पॉलिसियों का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप बहुत बुरे तो कभी भी नहीं हुआ करते थे, इश्यूज रहते थे, वो भी खालिस्तानी एलिमेंट्स की वजह से ऑनेस्टली, और तो कोई वजह ही नहीं थी। लेकिन बहरहाल वो इश्यूज जो हैं उनका कंप्लीटली सॉल्व होना ज़रा मुश्किल काम है। हो सकता है अगर कैनेडियन गवर्नमेंट में गट हो, कैनेडियन जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनमें गट है, मैं ये आपको बता दूं, हम एज ए जर्नलिस्ट जानते हैं, उनमें विल है। दे डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ वायलेंट आइडियोलॉजीज इन कैनेडा, लेकिन वो जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके हाथों मजबूर होते हैं। तो अगर मार्क कार्नी ने बोल्डली इन चीज़ों को आगे लेके चलाया तो ज़रूर रीसेट होंगे और बेहतर होंगे ताल्लुकात। जी, क्वेश्चंस और भी हैं हमारे पास। अमित भाई का बॉम्बे से, हाउ वाज पाकिस्तान सेलेक्टेड एज वीपी चेयर यूएनओ's एंटी टेरर ग्रुप? देखिए, ये हंसी की बात तो है, लेकिन ऐसा होता है दुनिया में। पहले भी नॉर्थ कोरिया गालबन रहा था एक बड़े इम्पॉर्टेंट इशू पे, चाइना ह्यूमन राइट्स की कमेटी में रहा था। तो अब यूएनओ की जो है ना वो डिप्लोमेसी होती है कि जी हर देश को कभी ना कभी कुछ ना कुछ देना। यूएनओ में इतनी समझ बूझ नहीं है उनके टॉप के लोगों में कि कुछ और आप दे दें, जिम्मेदारी दे दें। आप कैसे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ पे नॉर्थ कोरिया या चाइना को चेयर या वीपी चेयर बना सकते हैं? कैसे पाकिस्तान को वीपी एंटी टेरर चेयर का बना सकते हैं? ये तो देख लेना। जबकि खुद कुछ 100 से ज़्यादा जो डेजिग्नेटेड टेरर हैं वो यूएनओ की तरफ से पाकिस्तान में है, शायद 150, और आप उस देश को एंटी टेरर बना रहे हैं चेयर का वाइस प्रेसिडेंट। तो फिर यूएनओ पे कौन एतबार करेगा? वो अपनी तरफ से ना वो जो है ना गुड लुकिंग, सब अच्छा है कि डिप्लोमेसी में हमने सबको मौका देना है, वो ये कर रहे होते हैं। अब ये वाली जो डिप्लोमेसी है, ये डिप्लोमेसी से ज़्यादा हिपोक्रेसी है। जी, क्वेश्चन और भी हमारे पास आ रहे हैं। अनीश गांधी जी का है, माई क्वेश्चन इज़ वाई पाकिस्तान इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अमेरिका, होल नेटो एंड यूरोपियन कंट्रीज़ आर वाई सपोर्टिंग पाकिस्तान इनडायरेक्टली फॉर द ईयर्स। पहले अफगानिस्तान के चक्कर में थे और फिर वही जो यूएनओ का प्रॉब्लम है वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का भी है। उनका ये ख्याल होता है कि ये जो आर्मी है पाकिस्तान की, ये हमारे काम आएगी, जहाँ हमें ज़रूरत होगी, किराए की आर्मी है, भेज देंगे। अच्छा, भेज भी नहीं रहे कुछ अरसे से। तो दूसरा, वो ऑफ कोर्स इंडिया के ऊपर भी चेक रखना चाहते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया के साथ तल्लुकात भी बहुत अच्छे रखती है, ट्रेड भी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी, मगर एक ऊपर उन्होंने, उनकी बस अब पुरानी पॉलिसी है कि डिवाइड एंड रूल वाला उनका मामला है कि डिवाइड भी रखो, कम्युनल कार्ड भी खेलो। जो हमने 30s में 40s में और पाकिस्तान उसके नतीजे में बना था, वही आज भी उनकी चल रही है पॉलिसी। उस ज़माने की तरह तो खैर नहीं है, कोई थोड़ी सी बदली है, लेकिन फिर भी अभी भी वो चल रही है। तो इसलिए आपको और हमें वो नज़र आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को लें, और अब कुछ ही 2-1 क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करते हैं। ईरान डिपोर्टेड 40,000 पाकिस्तानी, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? ऑफ कोर्स ईरान अभी किया था शहबाज शरीफ ने दौरा ईरान का भी, 4 देशों को फ्रेंडली देश कहते हुए, फिर बाद में उसने आज़रबाईजान में जाकर 2 ही देश कहे। उसने कहा जनाब आज़रबाईजान और तुर्की, फिर ईरान का भी नाम निकल गया और ताजिकिस्तान का भी नाम निकल गया। तो ईरान बहुत तंग है। वो जो पाकिस्तान से ये जो ह्यूमन स्मगलिंग होती है वाया ईरान, टर्की, इधर उधर, तो काफ़ी लोग पकड़े हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, आप ये इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं, ये खबर मैंने भी पढ़ी, लेकिन एग्जैक्ट नंबर क्या है वो आने वाले दिनों में हमें कंफर्म हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बात आज की काफ़ी लंबी हो गई और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमें अपने क्वेश्चन भेजते हैं, ढेरों भेजते हैं। राजा बाबू जी का है कि इफ़ पोलिवियर वर प्राइम मिनिस्टर वुडंट ही हैव पर्सनली इनवाइटेड मोदी लाइक दिस? हो सकता है वो बुलाता, लेकिन मुझे ज़रा कम चांस लगता है।
पीयर बहुत डरपोक है, उसकी पार्टी के अंदर काफ़ी खालिस्तानी एलिमेंट्स घुस गए हैं। अब चूँकि ट्रूडो का भी बहुत था रिश्ता खालिस्तानियों के साथ, हर तरह का रिश्ता था, उसकी तफसीलात भी आने वाले दिनों में हम और खोलेंगे। तो ट्रूडो भी इस काम में बहुत ही घटिया था। मार्क कार्नी डज नॉट ओ एनीथिंग टू खालिस्तानीज और इस्लामिस्ट, ही इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। वो बुनियादी तौर पर बहुत ही बढ़िया टेक्नोक्रेट है, मुझे बड़ी होप्स हैं उनसे। अभी तो जुमा 8 दिन वाली बात होती है जो एक हमारा एक्सप्रेशन है। आई होप कि मार्क कार्नी करेगा। अगर आपका बेसिक क्वेश्चन अगर ये होता पीयर, तो मुझे लगता है 50-50 चांस था, शायद 40-60 चांस था। 60% शायद ना बुलाता, 40% शायद बुलाता, चूँकि पीयर जो है ना बहुत वीक शख्स है, बहुत वीक पॉलिटिशियन है। ही कुड नॉट इम्प्रेस, ही कुड नॉट इम्प्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबी बातचीत हुई, मेरी कोशिश होती है 1 घंटे से नीचे इसको वाइंड अप कर दिया जाए। और आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले दिनों में हमारे बहुत स्पेशल व्लॉग्स, बहुत बड़ी हलचल दुनिया में हर लेवल पे हो रही है। ख़ासतौर प्राइम मिनिस्टर मोदी के अब कनाडा आने के हवाले से जो कुछ होगा, हम आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशंस अपनी लाएंगे। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो तो सुबह शाम उथल पुथल होती रहती है, उस पर भी हम बातचीत करते रहेंगे। और पाकिस्तान की जो अम्यूज़मेंट्स हैं और जो घटिया हरकतें हैं वो भी हमारे रडार पे 24/7 रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टुडे। गुड बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्कार।